दोस्तों, आज जो सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी में आपके सामने लेकर आया हूँ वो विरूपाक्षा, तुम्बाड और कुमारी जैसे हॉरर से तो भरी ही है, पर साथ में उसकी स्टोरी भी अपने आप में कंप्लीट है। मतलब मूवी देखने के बाद आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी और सेटिस्फेक्शन फील होगा, जो शायद इस तरह की मूवी को देखने के बाद नहीं होता। 7.3 की IMDb रेटिंग वाली ये तमिल मूवी आज आपके होश उड़ाने वाली है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इसलिए बिना देरी किए में हस्बैंड अपनी सोती हुई वाइफ को जगाकर कहता है कि क्या तुम्हें इस एरिया के बारे में पता है? तो वाइफ मना कर देती है। हस्बैंड कहता है कि आगे अभी 13 हेयरपिन का मोड़ आने वाला है, जो एक ऐसी लेडी के लिए मशहूर है जो रात में अपने बच्चे को लेकर रास्ता क्रॉस करती है और उसकी वजह से लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए सभी का मानना है कि कभी भी इस मोड़ पर अपनी कार को नहीं रोकना चाहिए। दरअसल हस्बैंड इन सभी बातों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन अपनी बीवी को जगाए रखने के लिए वो उसे उस जगह के बारे में बता रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी कार 13 हेयरपिन मोड़ के पास पहुंचती है, तो उसे अचानक सामने कुछ दिखाई देता है और उसकी कार नीचे खाई में चली जाती है, जिससे उस कपल की वही मौत हो जाती है। अब हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि इस तरह के एक्सीडेंट आए दिन उस मोड़ पर होते रहते हैं। कुछ का कहना है कि वहाँ एक लेडी की आत्मा है, तो कुछ कहते हैं कि वो मोड़ ही ऐसा है कि सामने से आने वाली गाड़ियाँ एक दूसरे को नहीं देख पाती और एक्सीडेंट का शिकार हो जाती हैं। हालांकि ऊटी पुलिस ने वहाँ एक वार्निंग साइन भी लगाया हुआ है धीरे चलने का, लेकिन कोई उस पर गौर नहीं करता। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस हेडक्वार्टर में, जहाँ कुछ पुलिस वालों की ट्रेनिंग चल रही है। उनका सीनियर उनको कहता है कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब एक लास्ट काम बाकी है। मेरे पीछे इतनी सारी फाइल्स देख रहे हो, ये तमिलनाडु के सारे अनसुलझे केसेस हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। अब तुम सभी को इनमें से एक एक फाइल चूज करनी है और उस केस को सॉल्व करना है। यही होगा तुम्हारा आखिरी काम। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी पुलिस वाले अपने लिए एक एक फाइल चूज करने लगते हैं, जिसमें वर्धन नाम का एक पुलिस अफसर भी होता है। वर्धन भी अपने लिए एक फाइल सेलेक्ट करता है, जो कि 16 साल पहले हुए एक कपल के मर्डर के बारे में थी। डिटेल्स में पढ़ने पर पता चलता है कि उस कपल का मर्डर चोरों ने एक ऊटी के होटल में किया था, जिसके बाद वो उनके गहने लेकर फरार हो गए और आज तक कोई उनको पकड़ नहीं पाया। फाइल सेलेक्ट करने के बाद सीनियर ऑफिसर सभी पुलिस वालों को शुभकामनाएं देता है, जिसके बाद सभी पुलिस वाले अपनी अपनी फाइल लेकर केस को सॉल्व करने निकल पड़ते हैं। क्योंकि वर्धन का केस ऊटी का था, इसलिए वो फौरन ऊटी के लिए रवाना हो जाता है। ऊटी पहुंचने पर उसे वहाँ का थानेदार पार्वती नाम की SI को असाइन करता है, जो उसकी इस केस में हेल्प करने वाली थी। पार्वती उस केस की डिटेल्स चेक करती है, जहाँ उसे एक रिटायर्ड कांस्टेबल के बारे में पता चलता है, जिसने अपने ऑफिसर्स के साथ इस केस पर काम किया था। इसलिए बिना देरी किए वर्धन और पार्वती उस कांस्टेबल के पास चले जाते हैं और उससे केस के बारे में पूछने लगते हैं। वो कांस्टेबल उनको देखकर हंसने लगता है और कहता है कि ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमने काफी मेहनत की और सारे सबूत इकट्ठा किए, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर ये केस ऐसा अटक गया जहाँ से ना तो हमें कोई लीड मिली और ना ही डायरेक्शन। इसलिए सभी ने ये केस छोड़ दिया। मैं भी तुमसे कहूँगा कि तुम ये केस छोड़ दो और कोई दूसरा केस पकड़ लो, लेकिन वर्धन ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि आज के टाइम में हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट और टेक्निक्स हैं कि हम उन चोरों को आसानी से पकड़ सकते हैं, इसलिए आप मेरी इस केस में हेल्प कीजिए। वर्धन का ये कॉन्फिडेंस देखकर वो कांस्टेबल उसको निराश नहीं करता और उसको 16 साल पहले की वो फाइल देता है जो उसने उस वक्त के मिले सबूतों के आधार पर तैयार की थी। इस फाइल को लेकर वर्धन और पार्वती वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो पार्वती से कहता है कि हमें आसपास के स्टेट्स में भी चेक करना होगा कि वहाँ भी 16 साल पहले ऐसा कोई केस हुआ था या नहीं, ताकि हमें कोई लीड मिल सके। पार्वती फौरन इस इंफॉर्मेशन को आसपास के स्टेट पुलिस के साथ शेयर करती है और उनसे इंफॉर्मेशन लेने लगती है। अब हम देखते हैं कि वर्धन और पार्वती के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इस बीच वर्धन पार्वती को लेकर एक चर्च में भी जाता है, जहाँ वो फादर से उसको मिलवाता है। दरअसल वर्धन अपनी फैमिली में अकेला है और उसके माता पिता नहीं है, इसलिए वो जब भी अपने आप को अकेला या डिप्रेस्ड फील करता था, तो यही चर्च में फादर से मिलने आता था। खैर, अब इस केस को काफी दिन निकल जाते हैं, लेकिन वर्धन के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर एक शाम पुलिस स्टेशन में एक माता पिता अपनी गुमशुदा बेटी की कंप्लेंट लिखवाने आते हैं। पार्वती को वर्धन के पास जाना होता है, इसलिए वो अपने कांस्टेबल को FIR दर्ज करने को कहकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वर्धन और पार्वती एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी वर्धन के पास उसकी एक फीमेल कलीग का फोन आता है। वो कहती है कि तुमने एक केस के बारे में डिटेल्स मांगी थी ना, तो ऐसा ही केस मेरे इलाके में भी 16 साल पहले हुआ था, जिसमें 2 आरोपियों को शक के आधार पर गिरफ्तार भी किया गया था। मुझे लगता है कि तुम्हारे केस और इस केस के आरोपी सेम ही हैं। इन दोनों का नाम जय कुमार और अनंत था। वर्धन खुश होता है कि उसके हाथ में आखिरकार एक लीड लग गई है। वो उसे कहता है कि मैं फौरन तुम्हारे पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ
मुझे उस केस की फाइल चाहिए। लेकिन जैसे ही वर्धन और पार्वती वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वर्धन की कार वहाँ नहीं होती। सीसीटीवी फुटेज में वो देखते हैं कि एक शख्स ने उनकी कार को चुरा लिया है, लेकिन उस आदमी को पार्वती फौरन पहचान लेती है। वो कहती है कि ये सत्या है, जो पहले भी इस तरह के केस में जेल जा चुका है। वो कहती है कि ये इन गाड़ियों को जहाँ बेचता है वो जगह मुझे पता है। वर्धन कहता है कि हमें फौरन कार को ढूंढना होगा, क्योंकि मेरी गन और इस केस की दोनों फाइल मेरी कार में ही है। इसके बाद सभी चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करके वो दोनों कार को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है 3 चोरों की, जिनके नाम है अनंत, जय कुमार और सित्तरासु। वो तीनों अभी अभी एक होटल में एक कपल का मर्डर करके और उनके गहने लेकर भागे हैं और ऊटी के बस स्टॉप पर एक बस का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ से मूवी एक भयंकर मोड़ लेने वाली है, इसलिए अपने कान और आंखें खुली रखना। खैर, अब एक बस वहाँ आती है जिसमें एक एक करके तीनों चोर चढ़ने लगते हैं। लेकिन जब सित्तरासु उस बस में चढ़ता है तो उसे उस बस में कुछ नेगेटिव वाइब्स मिलने लगती हैं। वो इस बात को जय कुमार को बताता है, लेकिन वो उससे ये सब लाइटली लेने को कहता है। उस बस में पहले से 2 और लोग मौजूद होते हैं, एक तो बूढ़ी साधु औरत और दूसरी मीनाक्षी नाम की एक महिला। यहाँ हमें पता चलता है कि मीनाक्षी का हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अपने 8 साल के बेटे को पालने के लिए रोज शहर में जाकर कपड़ों को बेचने का काम करती है। इतनी देर में उस बस में एक आदमी अपनी बेटी लिज़ी को ड्रॉप करने आता है, जिसको अपने हॉस्टल जाना है। और उसके बाद हमें दिखाया है एक लड़का जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गाँव जा रहा है। दरअसल कल उसकी प्रेमिका की शादी है, इसलिए वो आज ही उसके साथ गांव जाकर उसके साथ भागने वाला है। अब थोड़ी देर में हमें एजहिल और राघवी नाम का लविंग कपल दिखाया जाता है, जो घर से भागकर एक सुनसान जंगल से होते हुए जा रहे हैं ताकि रास्ते में किसी बस को पकड़ सके। उधर राघवी के पिता को पता चल चुका है कि उसकी बेटी घर से भाग गई है, इसलिए वो अपने गुंडे भेजकर उन दोनों को ढूंढते ही जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। इधर हम देखते हैं सत्या को, जो उस कार को एक आदमी को बेचकर जा रहा होता है। जाते जाते उसे महसूस होता है कि उन लोगों ने एक लड़की को बांध कर रखा हुआ है, पर फिर भी वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। उधर वर्धन और पार्वती को रास्ते में एक आदमी मिलता है, जो उन्हें बताता है कि मैंने अभी आपकी कार को इस रास्ते पर जाते हुए देखा है। जिसके बाद वो दोनों उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वहीं बस में अब एक फैमिली और चढ़ती है, जिसमें एक लॉयर, उसकी बीवी और बच्चा होता है। और इसी बीच राघवी और एजहिल भी गुंडों से बचने के लिए उस बस को रोककर उसमें चढ़ जाते हैं। उधर वर्धन और पार्वती उस कार के चोर के पास पहुंच जाते हैं, जिसने सत्या से उसकी कार को खरीदा था। वहाँ वर्धन अपनी कार के साथ साथ एक लड़की को भी देख लेता है, जिसको उन लोगों ने किडनैप किया था। इसलिए वो पहले उन चोरों की धुलाई करता है और फिर उस लड़की को भी रिलीज करवाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उन्हीं पेरेंट्स की मिसिंग बेटी है, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने आज वो पार्वती के पास आए थे। खैर, वो लड़की तो अब अपने घर पहुँच जाएगी, लेकिन वर्धन को अपनी कार में वो बैग नहीं मिलता जिसमें उसकी वो फाइल और गन रखी थी। वो एक चोर से अपने बैग के बारे में पूछता है, जो उसे बताता है कि उसे बस कार के बारे में पता है। हो सकता है कार बेचने से पहले सत्या ने वो बैग ले लिया हो। ये सुनकर वर्धन का दिमाग ठनक जाता है और वो फौरन पार्वती के साथ सत्या की तलाश में निकल पड़ता है। उधर बस में एजहिल सभी को अपने और राघवी के बारे में बताता है कि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। और जब एक दिन राघवी ने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने एजहिल और उसके फादर को खूब पिटवाया, जिसमें एजहिल के पिता की जान चली गई। और इसी के बाद दोनों ने वहाँ से भागने का फैसला लिया और अब राघवी के पिता के गुंडों से बचते हुए वो इस बस से बाहर जा रहे हैं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी रास्ते में कुछ लोकल लोग उस बस में चढ़ते हैं। अब कंडक्टर एजहिल से पूछता है कि तुम दोनों भाग तो आए, लेकिन अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे और आखिर कहाँ जाओगे? इस पर राघवी कहती है कि अंकल, यही सोचकर मैंने अपने घर से कुछ गहने भी चुरा लिए हैं, ताकि मैं और एजहिल काफी दूर चले जाएं और वहाँ जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करें। गहनों की बात सुनते ही उन चोरों के कान खड़े हो जाते हैं और मन ही मन प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे इन गहनों को चुराया जाए। इतनी देर में पास बैठा लॉयर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बालिग हो और अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर लीगली तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों शादी कर लो। इतने में पीछे बैठी वो बंजारिन महिला उनसे कहती है कि क्यों न हम इनकी शादी आगे आने वाले मंदिर में करवा दें। मैंने वो मंदिर देखा है। कपल्स के मान जाने पर सभी लोग आगे स्टॉपेज पर उनकी शादी करवाने के लिए उतर जाते हैं और मंदिर की तरफ चले जाते हैं। उधर बस में सिर्फ वो साधु माता अकेली रह जाती है, क्योंकि वो तब से सो रही थी और उसको नहीं पता था कि बस में क्या बातें हो रही हैं। अचानक उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि कोई उसके पास नहीं है। इतनी देर में उसे बस के अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, कुछ लोगों के हाथों के निशान तो किसी का डरावना चेहरा। ये देखकर वो बेहद घबरा जाती है और दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब दूसरी तरफ सभी मिलकर एजहिल और राघवी की शादी करवा देते हैं
और वापस बस में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन बंजारे लोगों का गांव आ जाता है, इसलिए वो उस बस से उतर जाते हैं। उतरते ही थोड़ी देर बाद उन्हें एक कार आते हुए दिखाई देती है। कार में बैठे आदमी उनको एक फोटो दिखाकर पूछते हैं कार में बैठे आदमी उनको एक फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं, राघवी ही होती है और ये उसके पिता के गुंडे होते हैं। वो बंजारिन ये समझ जाती है और उनको कहती है कि हमने इसको कहीं नहीं देखा। इतनी देर में बंजारिन की छोटी बेटी कहती है कि माँ, ये तो वही दीदी है जिनकी अभी हमने शादी करवाई थी। ये सुनकर वो गुंडे उस पूरे परिवार को गाड़ी से कुचलकर उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। इस बीच बस में एक ठरकी बंदा चढ़ता है और जस्ट लिज़ी के पीछे जाकर बैठकर उसे छेड़ता रहता है। अब वो प्रेमी लड़का जो अपनी प्रेमिका के गांव जा रहा था, ये नोटिस करता है कि जो साधु माता इतनी देर से सो रही थी, वो एकदम से अजीब शक्ल बनाकर एक सीट पर बैठी है। वो उनसे पूछता है कि आंटी क्या बात है। इस पर वो साधु माता उसे बस में अपने साथ हुए वाक़ये के बारे में बताती है। वो लड़का कहता है कि मुझे भी इस बस में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। वो लिज़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे तो उस लड़की पर शक है, क्योंकि वो काफी देर से गुमसुम बैठी है और किसी से ज्यादा बोल भी नहीं रही है। ये कहकर वो लिज़ी के पास जाकर उससे कुछ पूछने लगता है, लेकिन पास जाते ही उसे लिज़ी की जगह एक डरावनी लड़की का चेहरा दिखता है और वो डर के मारे फौरन अपनी सीट पर वापस आ जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि लिज़ी तो एकदम ठीक है और उसका चेहरा भी बिल्कुल ठीक है। खैर, अब वो लड़का और साधु माता ये डिसाइड करते हैं कि वो अगले ही स्टॉपेज पर उतर जाएंगे, क्योंकि इस बस में सब कुछ अजीब अजीब हो रहा है और वो ठीक ऐसा करते भी हैं। अगले स्टॉपेज का आरटी ऑफिसर उस बस की चेकिंग करने के लिए बस को रुकवाता है और इतनी देर में वो दोनों उतर जाते हैं। उतरते हुए वो ऑफिसर से कहते हैं कि इस बस में भूत है, इसलिए इसको चेक मत करो। पर वो ऑफिसर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अंदर घुसते ही उसे एक छोटी बच्ची की एंटिटी दिखाई देती है, जिसके बाद वो भी डर कर उस बस से फौरन उतर जाता है। उधर वर्धन और पार्वती को रास्ते में साधु माता और वो लड़का मिलता है, जो वर्धन को उस बस के बारे में बताता है कि वो हॉन्टेड है। ये सुनकर वर्धन पार्वती से कहता है कि तुम सत्या को ढूंढो और इन दोनों को रास्ते में छोड़ देना। मैं इस बाइक से बस के पीछे जाकर देखता हूँ कि आखिर मामला क्या है। उधर बस में जय कुमार और उसके साथी अब अपनी चोरी को अंजाम देने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सारे पैसेंजर सो रहे होते हैं। वो धीरे धीरे राघवी के बैग की तरफ बढ़ते हैं और ये होते हुए उस लॉयर की बेटी देख लेती है। ये देखकर वो शोर करने लगती है, तो सारे पैसेंजर्स की नींद खुल जाती है। लेकिन तीनों चोर अपनी गन और चाकू के बल पर उस बैग को हासिल करके बस को रुकवाने के लिए कहते हैं। पर तभी बस में वर्धन की एंट्री होती है, जो ये सब देखकर सिचुएशन को भांप लेता है और तीनों चोरों की धुलाई करके उन्हें बस में ही बांध देता है। इस बीच वो जैसे ही उन गहनों को देखता है तो उसे याद आता है कि जो हार इस बैग में रखा हुआ है, ठीक वैसा ही हार का फोटो उस केस की फाइल में भी था, जो उसने सेलेक्ट की थी और जिसकी वो छानबीन कर रहा है। खैर, वो इसके बाद तीनों से उनके नाम पूछता है और सोचने लगता है कि ये नाम तो मैंने कहीं सुने हैं। तभी उसे याद आता है कि ये तो उन्हीं चोरों के नाम हैं, जो उसकी कलीग ने 16 साल पहले हुए एक सिमिलर केस के बारे में बताते वक्त उसको डिस्क्लोज किए थे। इसके बाद चोर उसे बताते हैं कि हमने अभी अभी ऊटी के एक होटल में कुछ गहने चोरी किए हैं और वहाँ से एक कपल को मारकर भाग आए हैं। इस बीच वर्धन को भी बस में कुछ अजीब सा फील होने लगता है, जैसे शीशों पर हाथों का दिखना और बार बार कुछ डरावने चेहरे दिखना। वो फौरन अपनी टीम को उस होटल की खबर देता है जहाँ ये 3 चोर अभी मर्डर करके आए हैं, और साथ ही वो पार्वती को भी फोन करता है और कहता है कि मुझे इस बस में कुछ अजीब फील हो रहा है। पार्वती उससे कहती है कि तुम मुझे उस बस का नंबर दो, मैं इसके बारे में पता करती हूँ और तुम वहाँ सभी पैसेंजर्स की डिटेल्स लो। वर्धन ऐसा ही करता है और एक एक करके सभी से पूछताछ करने लगता है। इसी बीच वो लिज़ी के पास पहुँचता है और उसे सोते से उठाता है। लिज़ी को तभी एक विजन आता है और वो एकदम से उठकर कहती है कि सर, अभी मैंने एक सपना देखा कि आपके हाथ में गन है और आप किसी को शूट कर रहे हो। वर्धन कहता है, लेकिन मेरे पास तो गन है ही नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा सपना है। इसके बाद वो राघवी और एजहिल के पास पूछताछ करने जाता है, जहाँ उसके साथ साथ सभी पैसेंजर्स को पता चलता है कि राघवी असल में ऊटी के एमएलए की बेटी है। ये सुनकर वर्धन के साथ साथ सभी पैसेंजर्स को भी शॉक लगता है, क्योंकि उन्हें अभी तक ये सब नहीं पता था। खैर, उधर पार्वती बस स्टॉप इंक्वायरर के पास पहुंचती है और उससे उस बस के नंबर के बारे में पूछती है जो अभी वर्धन ने उसे बताया था। वो आदमी पार्वती को बताता है कि इस नंबर की तो कोई बस असल में है ही नहीं और वैसे भी लास्ट बस 11 बजे निकल चुकी है, जिसका नंबर एकदम अलग है। पार्वती ये सब समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उधर बस में एक और पैसेंजर चढ़ता है, जो और कोई नहीं बल्कि सत्या होता है। वर्धन सत्या को पहचान लेता है और उसको मारने लगता है, जिसके बाद वो अपना बैग वापस उससे ले लेता है, जिसमें उसकी गन और वो फाइल भी होती है। उसकी गन देखकर लिज़ी डर जाती है
क्योंकि अभी अभी उसने विजन में वर्धन को शूट करते हुए देखा था। इसी बीच बस में बैठी मीनाक्षी सत्या से कहती है कि बेटा तुम इतने बड़े हो, हट्टे कट्टे हो, क्यों ये चोरी करते हो? अच्छा काम करो बेटा, चोरी से कुछ हासिल नहीं होता। उधर पुलिस वाले ऊटी के हर होटल में चेक कर लेते हैं, लेकिन किसी को वहाँ किसी भी मर्डर की खबर नहीं मिलती। और उधर पार्वती भी वर्धन को फोन करके बताती है कि जिस नंबर की बस का तुमने जिक्र किया उस नंबर की बस तो रजिस्टर्ड है ही नहीं। ये सुनकर वर्धन के होश उड़ जाते हैं और इतनी देर में उस बस में राघवी के पिता के गुंडे आ जाते हैं, जिनको देखकर वर्धन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। काफी कोशिश करने के बाद भी उनमें से एक आदमी राघवी का गला काटकर उसे मार देता है, जिसके बाद वर्धन को मजबूरन अपनी गन निकालकर उस आदमी को शूट करना पड़ता है। और इसी तरह लिज़ी का वो सपना सच हो जाता है जिसके बारे में उसने अभी अभी वर्धन को बताया था। इसके बाद बचे हुए गुंडों में से एक के हाथों गलती से बस के ड्राइवर का खून हो जाता है, जिसके बाद बस डिसबैलेंस हो जाती है। इस वक्त बस उसी 13 हेयरपिन बैंड के पास होती है, जिसके बारे में हमने मूवी में शुरू में सुना था। और तभी उस बस के डिसबैलेंस होने से सामने से आ रही एक कार अपना बैलेंस खो देती है और पास की खाई में गिर जाती है। हमें पता चलता है कि ये वही कार होती है जिसका एक्सीडेंट मूवी की शुरुआत में हुआ था। इसका मतलब उस कपल का एक्सीडेंट इसी बस की वजह से हुआ था। खैर, ये बस भी एक खाई के ऊपर जाकर अटक जाती है और इस तरह हिलती है कि अगर किसी ने भी अपनी जगह बदली तो सभी उस खाई में जा गिरेंगे। इसलिए वर्धन सभी को एक एक करके बस से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतना एहतियात बरतने पर भी बस से वर्धन सहित सिर्फ 4 लोग ही बचकर निकल पाते हैं। सुबह होने पर पुलिस वाले उस पहाड़ी के नीचे नदी में उस बस को तलाशने लगते हैं जो रात को इस खाई में गिरी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही बस बाहर आती है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो बस कल ही गिरी थी वो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे ना जाने कितने सालों से वो उस नदी में पड़ी थी। उसमें सभी लोगों की लाशों को ढूंढा जाता है तो वहाँ लाशों की जगह सभी के कंकाल मिलते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जिसकी लाश एकदम सही कंडीशन में मिलती है और वो वही ठरकी लड़का था जो लिज़ी के पीछे बैठकर उसे छेड़ रहा था। अब ये देखकर सभी के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। आखिर ये बस इतनी पुरानी कैसे हो गई और इन लोगों की लाशों का कंकाल कैसे बन गया? इसके बाद वर्धन और पार्वती उस बस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं तो पता चलता है कि उस नंबर की बस 16 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी, जिसकी कंप्लेंट पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। और आगे उन्हें पता चलता है कि ठीक उसी रात ऊटी के एक होटल में भी एक कपल का मर्डर हुआ था, जिनके गहने लेकर चोर फरार हो गए थे। ये सब सुनकर वर्धन को एहसास हो जाता है कि वो बस असल में एक टाइम लूप में ट्रेवल कर रही थी, जिसमें होने वाली हर चीज को उसने अपनी आंखों से देखा है। वो पार्वती को इस बारे में बताने लगता है कि जैसा जैसा उस केस की फाइल में लिखा है, मैंने हर वो चीज उस बस में होने वाली हर सिचुएशन से कनेक्ट करके देखी है एंड आई एम श्योर कि ये वही बस है जो 16 साल पहले गुम हो गई थी। इस बीच हमें पता चलता है कि सत्या, जिसने वर्धन की कार चुराई थी, वो असल में मीनाक्षी का ही बेटा था। सत्या को भी इस बात का एहसास उस बस के बारे में जानने के बाद ही होता है, जिसके बाद वो चोरी छोड़ देता है, क्योंकि उसकी माँ ने बस में उससे चोरी छोड़ने के लिए कहा था। और ये सोचकर वो बेहद इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वर्धन पुलिस स्टेशन आकर अपने सीनियर को उस केस के बारे में बताता है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी इस बात से एग्री नहीं करता। तो वर्धन एक एक करके सारे सबूत दिखाता है। वो बताता है कि जिस कपल का मर्डर 16 साल पहले उस होटल में हुआ, उनको इन 3 चोरों ने मारा और उसके बाद जिस बस में वो तीनों बैठे थे उस बस का एक्सीडेंट हुआ और ये तीनों भी मारे गए। जिसके बाद वर्धन उस एमएलए के खिलाफ भी सबूत इकट्ठा करके उसको गिरफ्तार करवा देता है। जिसके बाद वो इन सभी बातों को चर्च के फादर को बताता है। फादर उससे कहता है कि तुम्हारा उस बस में होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज है जिसके बारे में तुमको नहीं पता। तो यहाँ आता है पिक्चर का क्लाइमेक्स। फादर उसे बताते हैं कि जब 16 साल पहले मैं एक रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने एक एक्सीडेंटल कार में एक फैमिली को देखा, जिसमें वो आदमी और औरत तो मर चुके थे, लेकिन पीछे सीट पर एक 8 साल का बच्चा था जो अभी भी सांसें ले रहा था, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम हो वर्धन। ये सुनकर वर्धन के होश उड़ जाते हैं और उस दिन के बाद वो रोज उसी बस का इंतजार करने लगता है, ताकि उस बस के जरिए अपने माता पिता से मिल सके या कैसे भी उस घटना को होने से रोक सके। लेकिन काफी महीनों तक डेली वेट करने के बाद भी उसे वो बस फिर से दिखाई नहीं देती, जिसके बाद उसे लगता है कि शायद सभी को इंसाफ मिलने की वजह से अब वो बस दिखाई नहीं दे रही और इसी तरह वो अपने माता पिता से कभी नहीं मिल पाएगा। अब इस वाक्य को 4 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि वर्धन और पार्वती की शादी हो चुकी है और अब इनका एक बेटा भी है। इस बीच एक दिन वर्धन के पास अपनी कलीग का फोन आता है जो उसे अपनी एंगेजमेंट में इनवाइट करती है, लेकिन वर्धन उससे कहता है कि आज तो 29 फरवरी है, जो कि मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है,
इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर पार्वती शॉक में रह जाती है, क्योंकि 29 फरवरी सुनते ही उसके दिमाग में एक पैटर्न रन करने लगता है। वो फौरन वर्धन से कहती है कि 29 फरवरी को ही तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ था, और 4 साल पहले जब हम दोनों उस केस पर काम कर रहे थे, तो जिस रात तुमने उस बस में ट्रेवल किया वो भी 29 फरवरी ही थी। इसका मतलब वो बस रोज नहीं बल्कि हर 4 साल में एक बार उस बस स्टॉप से गुजरती है। वर्धन पार्वती का इशारा समझ जाता है और उस रात को बस स्टॉप पर उस बस का इंतजार करने लगता है, और आखिरकार उस रात वो बस वहाँ आती है, जिसमें वर्धन के साथ एक और आदमी उस बस में चढ़ता है, जो कोई और नहीं बल्कि सत्या था। दरअसल सत्या भी पिछले 4 साल से इस बस का इंतजार कर रहा था, ताकि वो अपनी माँ को बता सके कि उसने चोरी करना छोड़ दिया है। बस में चढ़ते ही सत्या अपनी माँ से बात करने लगता है, और उन दोनों को देखकर वर्धन भी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता है और इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो अपने माता पिता से आज मिल पाएगा, और यही होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, अब बात करते हैं थ्योरीज की। तो मेरा मानना है कि ये बस अभी भी एक टाइम लूप में फंसी हुई है, क्योंकि इंसाफ मिलने के बाद भी ये बस वापस आती है, और इसमें वो लोग भी होते हैं जो 20 साल पहले सफर कर रहे थे, और प्रेजेंट टाइम के लोग भी इसमें सफर कर सकते हैं, जैसे वर्धन और सत्या ने पिछली बार किया और अब भी कर रहे हैं। लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले अगर प्रेजेंट टाइम के पैसेंजर्स इसमें से नहीं उतरे तो वो लोग भी मारे जाएंगे, जैसे वो ठरकी मारा गया। लेकिन आखिर कैसे वर्धन इस बार उस एक्सीडेंट को रोकेगा और कैसे अपने माता पिता से मिलेगा, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो फिर से उसके माता पिता इंस्टेंटली मारे जाएंगे। तो ये सारे सवाल ही हमारे दिमाग का दही करने के लिए डायरेक्टर ने खुले छोड़ दिए हैं, ताकि हम और आप कमेंट्स में इनके जवाब ढूंढते रहें कि वर्धन कैसे अपने पेरेंट्स को इस बार बचा पाएगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। साथ ही ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ये बताना भी ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नए हैं